चलो बच्चों, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। लिखिए, लेट आर इज इक्वल टू 5√5 plus 11 raised to power 2n plus 1 and f is equal to r minus greatest r, then prove that r into f is equal to 4 raised to power 2n plus 1। चलिए सॉल्व करें। 4 raised to power 2n plus 1, यहाँ पे ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर्स है ना, मैंने लिखा नहीं। क्वेश्चन है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हो गया होगा, सेम क्वेश्चन है कल का जैसा। बोलो बच्चों, हो गया? कितने लिखा? 5√5 प्लस 11 रेज टू पावर, बोलो ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे? फर्स्ट टर्म में क्या आएगा? इरेशनल आएगा, तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो माइनस 5√5 प्लस 11 माइनस 11 रेज टू पावर 2n प्लस 1, राइट? कितना आएगा बताओ? ये ट्वाइस T2 प्लस T4 एंड सो ऑन। तो कितना आ गया? ट्वाइस इंटीजर्स, बोलो कौन सा? इवन इंटीजर्स। तो आज देखो बहुत आसानी से हो गया ना। कल अपन ऐसा लग रहा था कि अमन से होगा नहीं होगा, आज हमने दोबारा पढ़ा तो इजी लगने लग गया। प्लस 1 माइनस का 5√5 माइनस 11 रेज टू पावर कितना? 2n प्लस 1। इसकी वैल्यू चाहिए 5√5 प्लस 11 रेज टू पावर कितना? 2n प्लस 1 इज इक्वल टू इवन इंटीजर्स प्लस ये कितना? 5√5 माइनस 11 रेज टू पावर 2n प्लस 1। ये क्या होगा? फ्रैक्शन। तो इसका इंटीग्रल पार्ट कौन सा हो गया? इवन इंटीजर्स। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। बोलो बच्चों, यस सर। एक चीज और हमने बोली कि ये कितना है, इसके अंदर दो पार्ट होंगे, आई और एफ। तो एफ की वैल्यू कितनी होगी? बोलो 0 से 1, और एफ डैश की वैल्यू, एफ माइनस एफ डैश की वैल्यू
-1 से 1, तो f इजिकल टू क्या आ जाएगा, f डैश। इसका मतलब इसका ये वाला जो अपने पास फ्रैक्शन आएगा और इसमें जो फ्रैक्शन आएगा वो क्या होंगे, सेम। बोलो बच्चों, तो यहां से r इंटू एफ डैश, r कितना है 5√5 प्लस 11 रेस्ट टू पावर 2n प्लस 1 इंटू 5√5 माइनस 11 रेस्ट टू पावर कितना हो गया बच्चों, 4 की पावर 2n प्लस 1। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, लेकिन आप ये कब तक याद रख लोगे, आज तो ताजा ताजा याद है। ठीक है, अगर अपनी मेमोरी अच्छी है, लंबे समय तक याद रख सकते हो तो कर लो, ठीक है ना। नहीं तो इसको निकालने की आदत डाल दिया अपन ने, तो 1 मिनट फालतू लगेगी, लेकिन शॉर्ट शॉर्ट तो होगा ना। चलिए, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वो तो जब आप 10-5 क्वेश्चन कर लेते हैं तो कोई ना कोई थ्योरी बना लेता है अपने आप, दिमाग में थ्योरी डेवलप हो जाती है। तो इसी बात को तो एक्सपीरियंस बोलते हैं। एक्सपीरियंस क्या होता है कि हमने 10 सवाल कर लिए, हमको ऐसे आइडिया लग गया इस तरह के सवाल ऐसे होते हैं, फिर नई नई चीजें और अपनी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। लिखिए, इफ 7 + 4√3 raised to power n is equal to I plus f, where I is a positive integers and f is a proper fraction. Proper fraction. Show that I plus f into 1 minus f is equal to कितना, 1। कल कराए ना बच्चे ऐसे सवाल, हाँ सॉल्व करें। हो गया होगा, बोलो बच्चों, सबसे हो गया क्लियर, ठीक है ना। बताओ इसका वो क्या आया, इंटीग्रल पार्ट इवन या ऑड, ऑड आएगा। इंटीग्रल पार्ट ऑड, और f प्लस एफ डैश की वैल्यू 1, तो एफ डैश कितना हो जाएगा, 1 माइनस एफ। यहां तक की बात समझ में आ गई। चलो तो अब अगला टॉपिक उठाते हैं अपन। अगला टॉपिक डालिए, देखिए अगला टॉपिक डालिए मिडिल टर्म। मिडिल टर्म है ना, मिडिल टर्म, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए, अगर अपन ऐसे लिखा x प्लस a की पावर 3, तो इसके अंदर टर्म होगी t1, t2, t3 और t4। ऐसे लिखा अपन ने x प्लस a की पावर 4, तो टर्म कितनी होगी बच्चों, t1, t2, t3, t4, t5। ऐसे लिखा अपन ने x प्लस a की होल पावर 5, टर्म बताइए t2, t3, t4, t5, t6। क्लियर।
तो यहां से आइडिया लगाते हैं। देखो आप, अगर ये देखो मेरे पास ये दोनों टर्म क्या है, मिडिल टर्म है ना। थोड़ी देर बाद एक चीज पढ़ाऊंगा जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा, फिर अपन धीरे धीरे उस कंफ्यूजन को दूर कर लेंगे। इसमें कौन सी मिडिल टर्म है, ये वाली मिडिल टर्म है। इसमें कौन सी मिडिल टर्म है, ये मिडिल टर्म है। तो क्या बात समझ में आ रही है सर, ये बात समझ में आ रही है। अगर और पावर है तो मिडिल टर्म दो होंगी। अब हमने पूछा क्यों होंगी, सर और पावर है तो नंबर ऑफ टर्म इवन होगी। 5 पावर तो 6 होंगी, टर्म 6 होंगी। अब 6 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आएगी, 2 मिडिल टर्म आएगी। बोलो बच्चों, ठीक है। यहां कितनी पावर है, 4, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, 5। तो कितनी टर्म मिडिल आएगी, 1 आएगी। बात समझ में आई, नोट करो। हटा भी, तो हमने यहां से थोड़ा सा बेसिक आइडिया लगा लिया। अब देखिए हम जनरल आइडिया लगाएंगे, कैसे डिस्कस करेंगे। तो x प्लस ए की होल पावर n, मैंने पूछा इसमें कितनी मिडिल टर्म होगी, तो दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आएगा n का, कि सर ये n इवन है या ऑड है भाई। इसलिए तो मैंने आपको सिंपल आइडिया दिया कि अगर मैं डायरेक्ट बोलता तो आप कहते सर समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अब मैंने आपको n लिख के दिया तो आपको दिमाग में सबसे पहले आएगा n इवन है या ऑड है, राइट। देखिए अगर मैं इसको याद, वैसे तो इसको दुनिया भर के फॉर्मूले पढ़ाते हैं। अगर मेरे पास n की वैल्यू 26 है, बताओ कितनी मिडिल टर्म होगी, टोटल टर्म कितनी होगी 27, मिडिल टर्म कितनी होगी 1। कैसे निकालू, टोटल टर्म कितनी है 27, हाफ कर दो, कौन से नंबर की टर्म आएगी बताओ, 13, और इधर से 13 कौन से नंबर की आई 14। समझ में आई बात, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा, है ना। इस दिमाग को और कम करें, राइट। दोबारा देखो, तो इसको कैसे निकालें। अगर हम इसके लिए बहुत आसान तरीका देखो आप, टी n प्लस 1 बाई 2, टी n प्लस 2 बाई 2 और टी n प्लस 3 बाई 2, ऐसा मैंने लिख दिया, है ना। अब आपको सर गलती हो गई, तो गलती भी नहीं होगी आपसे, गलती बता दूंगा आपकी कैसे बचेगी। देखो आप, तो सबसे पहले तो ये हो गया 1 2 3, सिमिलर पैटर्न है, राइट। अब ये जो 1 है और 3 है किसके लिए, ऑड नंबर है, तो किसके लिए, ऑड के लिए, क्योंकि मुझे पता है अगर n की वैल्यू ऑड होती है तो नंबर ऑफ टर्म कितनी होती है 2, और ये कैसा नंबर है, तो ये इवन के लिए। समझ में आया, बोलो। अब आपने गलती से उल्टा कर दिया तो भी बच जाओगे आप। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे लिखा x प्लस ए की पावर 20, आपने इसमें डाल दिया गलती से, बताओ ये कितना आएगा 21/2, टर्म ही नहीं होगी, बच गए। इसमें डालो तो नंबर ऑफ टर्म कौन सी टर्म आई 11, तो मिडिल टर्म कौन सी आई 11 आ गई। समझ में आई बात, बोलो बच्चों। अगर मैंने ऐसे लिखा x प्लस ए की पावर 15, आपने गलती से इसमें डाल दिया, कोई टर्म नहीं आएगी। इसमें डाला 8, इसमें डाला 9, तो 2 मिडिल टर्म आ गई। तो मीनिंग क्लियर हो गया। और इसको याद रखना भी आसान है, ओड वाला किसके लिए, ऑड के लिए, और इवन वाला इवन के लिए। नोट करो। बोलो बच्चों, लिख लिया।
तो पहले इस पे वर्किंग करते हैं, फिर इसके गहराई में चलेंगे। हटा दे, चलिए क्वेश्चन लिखिए। देखो 2x प्लस 3y की पावर 40, फाइंड मिडिल टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। फाइंड मिडिल टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। मिडिल टर्म निकालना है और मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट निकालना है। मिडिल टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। बोलो बच्चों, कैसा है ये n इवन? क्या लिखेंगे बताओ? 40 प्लस 2 डिवाइडेड बाय, बोलो बच्चों 21। क्या आंसर लिखेंगे? t 20 प्लस 1। आंसर बोलिए 40c 20, 2 की पावर 20, 3 की पावर 20, x की पावर 20, y की पावर, तो कोएफिशिएंट कितना आया? ठीक है ना, नोट कर ले। हटा दे, चलिए ऐसे लिखो, x माइनस 3y रेज टू पावर 15, फाइंड मिडिल टर्म एंड कोएफिशिएंट। फाइंड मिडिल टर्म एंड कोएफिशिएंट। बोलो बच्चों 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और एक t 15 प्लस 3 डिवाइडेड बाय कितना? 2। हाउ मच? 8। t 7 प्लस 1, क्या लिखेंगे बताओ? 15c 7, x और माइनस 3y, इसकी पावर 7, इसकी पावर 8। कोएफिशिएंट बोलिए 7 माइनस 3 की पावर 7। इसका आंसर भी लिख ले 15c 8 और माइनस 3 की पावर 8। ये आंसर है। हटा दूं? चलिए एक दो सवाल प्रैक्टिस के लिए। देखिए x प्लस 3y रेज टू पावर 20, मिडिल टर्म निकालनी है। एंड कोएफिशिएंट 2x माइनस 5y रेज टू पावर 25, 3x माइनस y रेज टू पावर 40, x प्लस y बाय 3 रेज टू पावर 15। निकाले मिडिल टर्म एंड देयर कोएफिशिएंट।
बोलो बच्चों, हो गए? बोलिए फर्स्ट वाले मिडिल टर्म T11 सही ना, कोफिशिएंट तो निकाल ही लेंगे। सेकंड वाले मिडिल टर्म 13 और 14, इससे अगले वाले मिडिल टर्म 21, उससे अगले वाले मिडिल टर्म T8 और 9, ठीक है ना। अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, वो हटा दे। देखो, प्रूव डेट x प्लस a की होल पावर n 2n, द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म is 2ncn or 1357 up to 2n minus 1 divided by फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर इंटू 2 की पावर n, फैक्टोरियल n का 135 2n माइनस 1 2 की पावर n। एक मिनट और बता देता हूं, आंसर बताता हूं आपको। फैक्टोरियल n एक ही मीनिंग है दोनों का, और लगाया ना मैंने, वो तो इसका दूसरा मीनिंग समझा है मैंने आपको, बाकी दोनों का एक ही मीनिंग है। आपको फर्स्ट तो सब निकाल ही लेंगे, सेकंड को निकाल के देना आपको, उसका मीनिंग समझाना, क्योंकि बहुत सारी जगह काम आएगा आने वाले समय में वो, इसमें स्टेप सिखाने मुझे, ताकि आने वाले समय में आपको समझ में आ जाए वो। फर्स्ट वाले तो आ गया होगा सबसे, कौन सी टर्म आई इसमें? हाँ, T2n प्लस 2/2 n प्लस 1, यहां तक समझ में आ गया होगा। कोफिशिएंट निकालो इसका, कितना आएगा? 2ncn। अब अगले वाले में चेंज करना आपको, नहीं आया इसलिए तो मैंने दूसरा लिख के दिया, ताकि इसको सिखा दें। बहुत सारी जगह उसकी जरूरत पड़ेगी, बाइनोमल में, पीएनसी में, वो स्टेप हमें सीखने हैं।
बोलो भाइयों, सबसे पहले तो बताओ टी 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इवन वाला लगेगा क्योंकि ये इवन है। कितना आया? टी क्या लिखोगे? 2ncn x की पावर और a की पावर, तो कोएफिशिएंट कितना आया? तो ये सॉल्व हो गया। अब हमको इससे यहां पहुंचना है। देखिए अटक गया हो गए, इसको लिखिए अपन 2n माइनस 1 2n माइनस 2 कहां तक? इसको खोल लो पहले, और आसान तरीके बताता हूं। फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n, बोलो बच्चों सही है? फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n, बोलो बच्चों। इसको खोल दिया, कहां तक आएगा ये? 4 3 2 1। वेरी फर्स्ट डे मैंने आपसे कहा था कि ये लिखना जरूरी है, लास्ट में आता है हर सवाल के लास्ट में, है ना? डिवाइडेड बाय, बोलो फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n। यहां तक आ गया, बोलो। अब जरा गौर से देखो, मुझे क्या चाहिए? 1 3 5, इधर ध्यान दो, कॉपी पेन छोड़ दिए। 1 3 5, लास्ट में 2n माइनस 1। कौन सी टर्म उठाई मैंने? ऑड वाली। ऑड वाली टर्म उठा ली इसमें से, तो ऑड वाली टर्म ले लेता हूं। तो ऑड वाली टर्म बताओ कौन कौन सी आई? 1 3 5 एंड सो ऑन। कितना? 2n माइनस 1, राइट। अब जरा देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आया? 2। कितनी बार? n बार। इसमें से 2 कॉमन आएगा, इसमें से 2 निकलेगा तो n माइनस 1, बोर्ड पे जान दो। अगले में से 2 निकलेगा तो n माइनस 2, इसमें से 2 निकलेगा तो 2 निकलेगा तो 2 बचेगा, इसमें से 2 निकलेगा तो 1 बचेगा। तो जरा बताओ कितनी बार कॉमन आएगा? n बार, क्योंकि अपन n टर्म तो ये ले ली और n टर्म ये वाली है। तो बोलो बच्चों क्या लिखने वाले हैं यहां से? बताओ। सबसे पहले यहां से क्या बचेगा? 1 2 3, कहां तक जाएगा? n तक, डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। मेरी बात समझ में आ गई होगी? 2 2 2 सब में से इकट्ठा हो गया, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल, इस फैक्टोरियल n से आंसर आ गया। नोट कर लो। कौन सी आइडेंटिटी? उसे तो लगाया अपन ने इसको, लेकिन कोई इस फॉर्म में नहीं आएगी। फिर आपको 2n से स्टार्ट करना है, कितना चलना है? n टाइम। फिर नीचे से n से स्टार्ट करना है, कितना चलना है? n टाइम। फिर कॉमन लेना है, तो उसमें आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा फिर, इसलिए मैंने इससे सिंपल है। दोबारा समझाओ बच्चों। देखिए टोटल टर्म ये 2n थी, इस 2n में से अपन ने n तो इवन वाली टर्म है और n कैसी है? ऑड वाली। ऑड वाली टर्म आपने लिख दी, इवन वाली टर्म में से क्या कॉमन ले लिया? 2। तो कितनी बार कॉमन आएगा? n बार। तो ये तो हो गया 2 की पावर n। यहां से 2 कॉमन आया, 1 बचेगा। यहां से 2 कॉमन आया तो 2 बचेगा। यहां से 2 कॉमन आया तो n माइनस 1 बचेगा, और यहां से 2 कॉमन आया तो n बचेगा। तो ये मैंने उल्टा लिख दिया। अब ये और ये क्या हो गया? कैंसिल, क्योंकि ये फैक्टोरियल है और ये भी फैक्टोरियल है। अपना आंसर आ गया। लास्ट में अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, अभी आपको एक बार टॉपिक करा दूं, फिर क्वेश्चन तो अपन जब मिक्स करेंगे तब अपन को मजे आएंगे छाटने में। हटा दूं? इधर ध्यान दीजिए, देखिए x प्लस ए की होल पावर 0, बोलो क्या आएगा? कितनी वैल्यू होगी इसकी? 1 होगी। ऑब्वियस 1 ही होगी इसकी वैल्यू, तो मैं इसकी जगह 1 लिख रहा हूं, 1 लिख दिया। कोएफिशिएंट पकड़ूंगा बस मैं, x प्लस ए का
पावर 1, बताओ कोफिशिएंट क्या आएगा इसका? 1 आएगा और 1 आएगा। x प्लस a की पावर 2, कोफिशिएंट बताओ बच्चों। पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। ऐसे लिखा था मैंने। x प्लस a की होल पावर 3, बोलो बच्चों। पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा। x प्लस a की होल पावर 4, बोलो बच्चों। 1 4 6 4 1। तो मीनिंग भी समझ में आने लग गया होगा। ये किसका सम हो गया, ये इन दोनों का सम हो गया, ये इसका सम हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, देखिए ये 4 आ रहा है, राइट। हाँ, इन दोनों का सम हो गया, ये इन दोनों का सम हो गया, ये इन दोनों का सम हो गया, और ये मीनिंग हो गया। और इसको बच्चे बोलते हैं पास्कल ट्राइंगल। उस पास्कल ट्राइंगल के सवाल में आपको कराऊंगा लास्ट में एपीजीपी में, यह मेरे कोई काम का नहीं है। हाँ, वहां डालेंगे इसको अपन। देखिए फिलहाल यहां पे मेरे क्या काम का, यहां पे मुझे केवल एक ही चीज पढ़ानी है कि आपको इससे कंफ्यूजन दूर करना है। कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने इसको पढ़ाया है ना। वैसे लोगों को पास्कल पढ़ाते हैं, लेकिन मैं कंफ्यूजन दूर करने को पढ़ाता हूं। जरा बताओ ये क्या है, मिडिल टर्म, और ये क्या है, मिडिल टर्म। अब आप सोचो क्यों पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का रीजन समझा रहा हूं मैं, मेरे कोई काम का नहीं है, लेकिन इससे कंफ्यूजन दूर करना है आपको। बच्चे इसको पढ़ने के बाद कंफ्यूजन भी क्रिएट कर लेते हैं, वो दूर कर रहा हूं आपको। ये क्या है, मिडिल टर्म। तो आपके दिमाग में क्या सेट हो गया, एक वर्ड सेट कर लिया होगा कि सर जो मिडिल टर्म है उसी का कोएफिशिएंट क्या होता है, ग्रेटेस्ट होता है। ऐसा दिमाग में सेट हुआ नहीं हुआ? मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट हमेशा ग्रेटेस्ट होता है, बोलो बच्चों पक्का? ठीक है ना। अब इसको नोट कर लो, इसको क्लियर करेंगे और सही ढंग से सीखेंगे। ये जो हमने फंडामेंटल सीखे हैं, इस फंडामेंटल को कहां यूज करना है, कहां यूज नहीं करना है, समझेंगे। एक ट्राइंगल की शेप आ जाती है, इसलिए इसको पास्कल ट्राइंगल बोलते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म विल बी ग्रेटेस्ट। क्या ये स्टेटमेंट सही है, बोलो बच्चों? नहीं, आपके हिसाब से सही है, अभी ऐसा सही होना सही नहीं है। ऐसा सही होना सही नहीं है। कब सही है कब गलत है, ये समय समझना है। और बच्चे ऐसी बात मान लेते हैं मिडिल टर्म होता है, उसकी कोएफिशिएंट क्या होता है, ग्रेटेस्ट होता है। ऐसा मानना नहीं है। हाँ, लिख भी लेते हैं और पास्कल से आइडिया भी लगा लेते हैं। ये पास्कल से यही बात समझ में आती है। अब जरा मीनिंग सुनिए आप, और फिर हम उसको करेक्ट करेंगे। हटा दें इसको, देखो जरा मीनिंग समझना हमको। देखो अगर ऐसा लिखा है 2x प्लस 3 की पावर 5, तो क्या बताओ मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट ग्रेटेस्ट होगा? मेरा सवाल ये है, क्या मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट ग्रेटेस्ट होगा? बोलो बच्चों, क्या मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट ग्रेटेस्ट होगा? नहीं सर, इनका भी रोल होगा। आया समझ में नहीं आया? वही एक लाइन किसी भी इसकी पावर डाउन और इसकी पावर कोएफिशिएंट में काम आएगी नहीं आएगी? आएगी। तो जब ये रोल प्ले करेगी तो क्या मिडिल टर्म को ग्रेटेस्ट बना के रखेगी? पता नहीं सर। तो मुद्दा है सर पता नहीं। तो करेक्शन हो गया ना? बोलो क्या करेक्शन हुआ कि मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट ग्रेटेस्ट नहीं। अब मैं बोलता हूं मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट ग्रेटेस्ट तब होता है जब x और a की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी। डायलॉग समझ में आया? बोलो, इस x के साथ 1 लग रहा है और यहां a लग रहा हो, y लग रहा हो, लेकिन इसके कोएफिशिएंट में कितना हो, 1 हो, तो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। लेकिन अगर यहां कोई और कोएफिशिएंट भी लग रहे हैं
या इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, उस केस में मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट ग्रेटेस्ट नहीं होगा। समझ में आई बात? और पेपर में सवाल पूछा जाता है फाइंड द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, फाइंड द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, बच्चे मिडिल टर्म निकाल आते हैं। तो आपको उस समय थोड़ा सा वॉच करना है इसको, सवाल को कि क्या चल रहा है। तो हम इसके दो पार्ट कर देते हैं। देखिए, x प्लस ए की होल पावर n when coefficient of x and a equal to 1 or numerically value of x and a are not given, then middle term have greatest coefficient। बोलो बच्चों, मेरी बात समझ में आ गई? x और a की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है इसकी, इनका कोएफिशिएंट भी क्या है? 1 है। उस केस में मिडिल टर्म जो होगी वो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? पास्कल काम करेगा। समझ में आई बात? यहां हम लिख लें when the coefficient of x and a are not equal to 1 and value of x and a are given, then तब क्या होगा? अब सीखेंगे आप। तो सवाल का मीनिंग समझ में आया? सवाल में पूछा जाएगा फाइंड द, क्या पूछेगा? फाइंड द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। इस समय आपको खुद को चौकन्ना रहना है। सबसे पहले क्या देखना है? ये वाला पोर्शन है या ये वाला पोर्शन है। यहां से एडवांस के सवाल बनते हैं अच्छे अच्छे, है ना? तो वहां तक पहुंचेंगे अपन, एडवांस के सवाल तक, इस पोर्शन को लेके। इस कभी कभार जेईई मेन तक के छोटे छोटे सवाल भी यहां से पुटअप कर लेते हैं, लेकिन भारी भरकम सवाल यहां से पुटअप करते हैं क्योंकि यहां से तो पूछने लायक है ही नहीं। आप क्या निकाल दोगे? इसका मिडिल टर्म निकाल दोगे, काम खत्म हो जाएगा। नोट कर लो। पहले पूरा मेथड समझा रहा हूं, फिर मैं आपको शॉर्टकट सिखाऊंगा कैसे ऑपरेट करना है। ठीक है ना? आपको जो फॉर्मूले बताऊंगा डायरेक्ट, आपको फॉर्मूले डायरेक्ट मिलेगा आपको हर जगह। क्यों और कैसे उसका जवाब भी दे रहा हूं, वरना आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा मिलेगा। और कब काम करता है यह भी हमको सीखना है। हटा दे, देखिए हटा दे बच्चों। बोलो, तो देखो a प्लस एक्स की पावर n, बोर्ड में ध्यान दे, a प्लस एक्स की पावर n, सही है? बोलो, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास टर्म आएगी, एक tr+1 आएगी, एक tr+2 आएगी और एक tr आएगी। बोलो बच्चों,
ऐसी टर्म आई। अगर ये टर्म ग्रेटेस्ट होगी तो 100% है, ये इससे ज्यादा होगी और इससे भी ज्यादा होगी। अप्रोक्स समझ में आई? बोलो, दोबारा देखो भैया, हमने टर्म लिखी, कोई वैल्यू लिखी, इन 3 वैल्यू में ये सबसे ज्यादा होगी, तो आप कैसे कहोगे ये सबसे ज्यादा है? हम दूसरी बात करते हैं। ये लड़का 5 सेंटीमीटर का है, इसके पास में 2 लड़के और खड़े हैं, ये लड़का सबसे बड़ा है, कैसे पहचाना? तो बाकी के तो छोटे हैं, तभी तो सबसे बड़ा है। तो मैंने आपसे कहा अगर ये टर्म सबसे बड़ी है, इसका मतलब बाकी की तो छोटी नहीं होगी, जब भी तो ग्रेटेस्ट होगी। तो मैंने मान लिया TR+1 सबसे ज्यादा है, ग्रेटेस्ट है। अब TR+ सबसे ज्यादा है, जिसका मतलब तो हम ये कह सकते हैं कि TR+1 ग्रेटर देन कितना? TR। और TR+1 ग्रेटर देन कितना? TR+2। एक लफड़ा और हो सकता है कि सर हो सकता है ये दोनों इक्वल हो जाए। आपने कहा सर ये लड़का है, इक्वल भी तो हो सकता है इसके, और ये छोटा हो, सही है ना, तो इक्वली होल्ड करा देंगे। ऐसा इसके साथ भी हो सकता है। बोलो है ना, समझ में आई बात? तो जब भी हमारे पास कोई एडवांस का सवाल आएगा तो हम उसको यहां से ऑपरेट करेंगे, और जो जेई मेन का सवाल आएगा वो रेडीमेड फॉर्मूला तैयार करके दे दूंगा आपको मैं। तो जेई मेन के फॉर्मूले में तो सवाल में तो रेडीमेड फॉर्मूला लगा दो, लेकिन एडवांस के सवाल को यहां से ऑपरेट करना, समझ में आई बात? वो फॉर्मूले से ऑपरेट नहीं होगा, चाहे कितनी कोशिश कर लेना। अब वो फॉर्मूला जो बना जेई मेन का और जेई एडवांस का जो फॉर्मूला बना कहां से बनेगा? इसी कॉन्सेप्ट से। ये तो एक तरह से हमारे पास सबके लिए चलने वाला है, चाहे एडवांस का सवाल हो चाहे मेन का सवाल हो, लेकिन जेई मेन के लिए हम शॉर्टकट तैयार कर लेंगे, ठीक है ना? तो ये अपन देखेंगे ब्रेक के बाद कल।